अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद के साथ, जो कि स्पेशलिस्ट हैं एंडोक्राइन और डायबिटीज़ के और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। आज हम इनसे बात करेंगे डायबिटीज़ के अंदर पाँव की बीमारी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमने डायबिटीज़ को लेकर मुख्तलिफ चीज़ें कवर की, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने बात की है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फुट अल्सर के बारे में। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो पाँव की बीमारी हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फुट अल्सर एक्चुअली होता क्या है, आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, डायबिटीज़ में जो फुट की डिजीज़ है वो उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एवरी 30 सेकेंड राइट एक एम्पुटेशन होती है। पाँव का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है या कोई पूरा पाँव काटना पड़ता है, और उसकी रीज़न डायबिटीज़ होती है। तो ये जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट, जब डायबिटीज़ होती किसी पेशेंट को, तो वो सबसे पहले उसको ये ख्याल आता है कि मेरा कहीं पाँव तो नहीं कट जाएगा, ये मेरे कहीं पाँव में जख्म बनेगा तो गैंग्रीन तो नहीं बन जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे अपने ही दिमाग में, ये ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है या समटाइम्स ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं, जब पेशेंट्स कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी गलत चीज़ें कस्टमर्स पेशेंट्स कर लेते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से या कोई और वजह है? हाँ, नहीं, अब मैं आपको सारी इसकी बताता हूँ कि डायबिटीज़ की अंदर पाँव के इश्यूज होते क्यों हैं और ये प्रॉब्लम है क्या। राइट। डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको अगर हम ब्रॉड सेंस में डिवाइड करें तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस दो तरह की हैं। एक वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो माइक्रोवास्कुलर लेवल पे होती हैं, यानी खून की छोटी नालियाँ, बारीक नालियाँ जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट। अच्छा, डायबिटीज़ खून की नालियों की बीमारी भी है। अच्छा, आप समझें कि डायबिटीज़ खून की नालियों को इफ़ेक्ट करती है, मुतासर करती है। तो जो खून की छोटी नालियाँ हैं वो किडनीज़ में जा रही हैं, वो आपकी आइज़ में जा रही हैं, तो किडनीज़ में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। आइज़ की जब हम बात करें तो रेटिनोपैथी हो जाती है। ठीक है। तीसरा होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं जिनके बारे में न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, राइट, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो ये जो न्यूरोपैथी है ये भी माइक्रोवास्कुलर चेंजेस की वजह से आती है, और कुछ जो है हाइपरग्लाइसीमिया के अपने इफेक्ट्स आते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ये तो हो गई स्मॉल कैपिलरीज या खून की छोटी नाली बीमारी। इसके बाद आ जाते हैं मैक्रोवास्कुलर। मैक्रोवास्कुलर का मतलब होता है कि बड़ी नालियाँ खून की वो इफेक्ट होना शुरू हो गई हैं। वो बड़ी नालियाँ कौन सी हैं? वो बड़ी नालियाँ हार्ट की तरफ जा रही हैं, वो बड़ी नालियाँ ब्रेन की तरफ जा रही हैं, वो बड़ी नालियाँ पाँव में जा रही हैं। पाँव की जो वेसल्स हैं, पाँव की जो खून की नालियाँ हैं वो जा रही है। जो ही डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, जो ही डिजीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स, तो खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। राइट। तो नतीजतन पाँव की खून की नालियाँ भी तंग होना शुरू हो जाती हैं। जी जी। अच्छा, एक तो पाँव की खून की नालियाँ तंग हो गई, एक मरीज़ को असाब उसके इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो मरीज़ की जो सेंस करने की हिस्सा है वो ख़त्म हो गई या कमज़ोर हो गई। तो आपने कई मरीज़ों से सुना होगा कि मरीज़ कहता है कि हमारे पाँव सुन्न होना शुरू हो गए हैं। ठीक। फिर कुछ मरीज़ जब उसकी शिद्दत बढ़ जाती है तो मरीज़ कहते हैं कि मैं जब जूता पहनता हूँ, तो मैं जूता पहन के चल रहा था तो मैंने नोट किया कि मेरा जूता डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के पास उतर गया, लेकिन मैं खुद रेस कोर्स में चला गया, पता ही नहीं चला उसको, और मेरा जूता पीछे रह गया। यानी कि ये भी हो गया। इसका मतलब है कि उसके पाँव में सेंसेशन ही नहीं थी और उनको पता ही नहीं था कि जूता पहना हुआ या नहीं पहना हुआ। राइट। तो दो मेन प्रॉब्लम्स हो गए, एक खून की नालियाँ तंग है, ब्लड फ्लो टू दी फीट कम हो गया, एक आपकी न्यूरॉन्स खराब हो गए, इसकी वजह से आपकी सेंस करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर अगर तीसरा फैक्टर ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मरीज़ के पाँव की खून की सप्लाई भी कम है, मरीज़ के असाब भी कमज़ोर है, मरीज़ चलता जा रहा है और मरीज़ को कोई कील चुभ गया है, राइट, तो उसको तो नहीं पता लगेगा। राइट। या मरीज़ ने
हीटर के पास अपना पाँव रख दिया और बैठा और वहाँ पे जलन हो, वह जल गया पैर, पता नहीं चला, उसको पता नहीं चला क्योंकि उसकी सेंसेशंस ठीक नहीं थी। तो या मरीज को कोई इन्फेक्शन हो गई और वो फैल गई, तो इन्फेक्शन की सबसे बड़ी अलामत क्या होती है कि वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, जख्म और दर्द होना। अगर दर्द ही नहीं हो रहा, मरीज को दर्द की सेंस ही नहीं है, बढ़ेगा ना, वो तो क्योर ही नहीं, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन फैल जाएगी, और इन्फेक्शन फैल जाएगी तो इन्फेक्शन की किस्म पे डिपेंड करता है, वो फिर गैंग्रीन भी बन सकती है। सो ये जो 3 फैक्टर्स हैं कि इन्फेक्शन होना, खून का बहाव कम होना और मरीज के असाबी सलाहियतें कमज़ोर होना, ये तीनों मिल के पाँव की बीमारी को जन्म देते हैं। बैकग्राउंड में years of uncontrolled blood sugar level। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था कि आखिर इतनी वो हद तक आता ही क्यों है पेशेंट के, उसके पैरों में इस तरह जख्म हो जाए। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ में फीट का जो ख्याल है, ये अपने पैरों का जो ख्याल रखना है, वो चेहरे के मुकाबले में ज़्यादा करना है। ठीक है जी, केयर योर फीट मोर देन योर फेस। हमारी जो फीमेल सुबह जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो जब तैयार होते हैं तो पहले फेस पे तरह वो टाइम लगाती हैं। आपको पता ही है ना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो वो सुबह उठ के जो मेरी अपनी जो बेगम साहिबा हैं, वो भी काफ़ी टाइम जो है वो उसकी शीशे के आगे लगाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो तो डायबिटिक है नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को इतना ही टाइम अपने फेस पाँव के ऊपर लगाना चाहिए जितना टाइम रूटीन में फेस के ऊपर लगाते हैं। और अगर वो मेल पेशेंट है तो उसको भी फीमेल्स के बराबर ही टाइम लगाना चाहिए पाँव की हिफाजत के लिए। तो वो आगे हम बात करते हैं कि उसकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल मेनली इन चीज़ों को प्री डिस्पोज करते हैं और ये प्रॉब्लम जन्म लेती है, जो इसको कहते हैं डायबिटिक फुट डिजीज़। अब उस डायबिटिक फुट डिजीज़ के अंदर कोई वैरायटीज़ हो सकती हैं। मसलन कई लोग ऐसे होंगे जिनके पाँव पे कोई शाला सा बन जाएगा, अबला सा बन जाएगा जी। कई ऐसे होंगे जिनको अल्सर बन जाएगा, जैसे आपने शुरू में बात की थी कि स्किन अल्सरेट कर गई, वहाँ से स्किन फट गई है और वो अंगूठे की साइड से फट गई है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको स्वेलिंग हो गई, रेड हो गया पाँव, हार्ट हो गया पाँव, वहाँ पे जलन, वो गर्म होना शुरू हो गया और उसके साथ फीवर भी होना शुरू हो गया, तो इसको हम सेलुलाइटिस भी कहते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो वहाँ पे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है। फिर इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट कई दफ़ा अपने नेल काट रहे होते हैं तो उनको सही तरह स्ट्रेट नहीं काटते, तो दाएं में वहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है अंदर एंट्री का। तो एंट्री पॉइंट जो होता है, कोई ना कोई एंट्री पॉइंट होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो उसका कोई एंट्री पॉइंट होता है, वो एंट्री पॉइंट्स को डायबिटीज को अवॉइड करना चाहिए। राइट, समझा? ओके डॉक्टर साहब, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे एक पेशेंट ने पूछा है, लाहौर से ही हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि आप अभी जो बता रहे थे कि मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, फेस से ज़्यादा पैर का ख्याल रखना है। तो यही क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया कि उन्होंने पूछा कि इतना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है भाई, इस कदर ख्याल के फेस से भी ज़्यादा ख्याल? इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है कि पाँव में अगर इन्फेक्शन हो गई, अगर ज़ख्म हो गया तो उसकी हीलिंग रेट बहुत स्लो है। राइट, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा एक बात बताएं, दिल के नज़दीक चेहरा ज़्यादा है या पाँव ज़्यादा नज़दीक है? चेहरा, दिल, ये दिल पड़ा, ये चेहरा, ठीक है। और जो पाँव है वो दिल से कितनी दूर है? काफ़ी दूर है ना। तो इसका मतलब है कि जो दिल से खून जो टू लेग्स जा रहा है, जो फीट जा रहा है, वो ज़रा डिस्टेंस पे है ना, और ये डिस्टेंस ज़रा करीब है, तो खून का बहाव कम हो गया, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को हील करना है तो वहाँ ब्लड फ्लो बेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसको इस तरह से इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए ब्लड फ्लो शुड बी बेटर। अगर ब्लड फ्लो कमज़ोर है, कम है, तो फिर इसको मतलब इन्फेक्शन हीलिंग रेट स्लो हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए वह है न्यूरॉन्स। असाब आपके सही होने चाहिए, असाब इंटेक्ट होने चाहिए इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। असाबी निज़ाम ही तो इसको चला रहा है सारे बॉडी को, वो सेंस करता है, कहता है ये प्रॉब्लम है, उसका फिर सोल्यूशन निकलता है ब्रेन की माइंड से, ब्रेन के अंदर से। राइट। तो वो जो असाबी निज़ाम ख़राब है तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है।
और तीसरा जो इन्फेक्शंस हैं वो डायबिटिक्स में ओवरऑल डायबिटिक्स उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर इसलिए भी होता है कि बिकॉज पेशेंट्स आर हाइपरग्लाइसीमिक, उनके शुगर लेवल ही कंट्रोल नहीं कभी। पेशेंट जो है वो आते हैं, कब आते हैं पेशेंट डॉक्टर के पास? जब उनके हाथ से बात निकल चुकी होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती। सबसे पहले जब किसी को पाँव की बीमारी होती है वो क्या करता है? सबसे पहले आपको पता है क्या करता है? वो बाथरूम सर्जरीज करता है खुद से छुपाता फिरता है, पट्टियां पहन के, पट्टियां बांध के, कुछ और करके कि जी नहीं मेरा ठीक हो रहे। आप कहेंगे ना डॉक्टर यार दिखाओ ये खोल के, नहीं डॉक्टर साहब मेरा ठीक है, मैं खुद ठीक कर रहा हूँ इसको। गांव में जब पेशेंट रहते हैं, और आधे लाहौर में भी ऐसे ही है वैसे, वो सबसे पहले जब डायबिटीज है और साथ पाँव की बीमारी हो गई तो उनके ज़हन में पहली चीज क्या है कि पाँव कट ना जाए। एग्जैक्टली तो क्या करेंगे? छुपाएंगे, कार वालों से भी छुपाएंगे। बीवी कह रही कि मियाँ साहब आप ये चेक करवा लें सर्जन को। नहीं उधर नहीं जाना, मैं वो फलाने मेरे हकीम साहब ने कहा मैं अपनी मलहम लगाऊंगा, फलानी लगाऊंगा, ठीक हो जाएगा पाँव। तो उसके पास जाएंगे, छुप के जाएंगे। इस किस्म के लोग जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स करते हैं ये भी छुप के बैठते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जख्म इतना ज्यादा फैलता जाता है और फिर अल्टीमेटली उसको एक दिन आता है जब उसको लोग उठा के डॉक्टर के पास ले आते हैं। और ये भी हो सकता है कि उसके छुपाने की वजह से वो इतनी जख्म बढ़ जाए कि पैर वाकई काटना उससे ये होता है ना कि आपकी इन्फेक्शन टू द बोन स्प्रेड हो गई होती है। अब उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। बोन से तो उसको नहीं ना रिवर्स किया जा सकता। जब बोन में भी इन्वॉल्व हो गई तो फिर वहां से एम्पुटेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे पेशेंट हॉस्पिटल जाए, जब स्किन के अंदर एक हो, हाँ जी, उसको इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट मिले, नंबर 1 उसको ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन मिले तो उसकी हीलिंग पावर बेटर हो जाए। और थर्ड, अगर कोई इंसिजन ड्रेन नहीं करना है, सफाई करनी है, तो मिनिमल एरिया से इंसिजन करा दी, डिब्राइडमेंट जिसको कहते हैं, वो सर्जन कर सकता है ना। जी बजाय इसके कि वो फैल जाए तो फिर तो डिब्राइडमेंट भी डीप होएगी। क्योंकि मेरा ख्याल है ज्यादातर इन्फेक्शन बढ़ता भी इसलिए कि वो हाइजीनिक नहीं, लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। हाइजीन तो हमारे होती नहीं, वो तो कुछ और ही लगाना शुरू कर देते हैं, कोई लोकल किस्म की दवाइयाँ बनी हुई, या वो उसके ऊपर कोई ये, अब तो खैर शुक्र है कुछ अवेयरनेस हो गई है, वरना लोग ये जो राख होती थी ना, ये जलने के बाद जलने की राख जो है, हाँ, राख लगाना शुरू कर देते थे, उससे टेटनस फैलने का भी खतरा हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी, चूँकि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिसेस जो लोगों की हैं उस समय से बालातर हैं, मिथ्स हैं जो उन्होंने चल रहे हैं, उनका ख्याल होता है कि अगर हम किसी सर्जन के पास चले गए तो वो ज़रूर जो है ना काटने की बात करेगा, या फिर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या हालांकि वाली बात एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस की बात नहीं है, कुछ सोचते तो होंगे ना ऐसे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सर्विसेज हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएं तो क्या आपसे वो एक्सपेंसेस लेंगे? नहीं वो तो अच्छा, लोगों के बाद लोगों के पास बड़े जवाब होते हैं, डॉक्टरों को क्रिटिसाइज करने के, हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज करने के। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि लोग इंसुलिन लेते हैं, हॉस्पिटल में से फ्री मिलती है जी। आखिरी दिन जब वो ख़त्म हो जाती है तो 2 दिन नहीं भी लगाते, तो वो बीच में गैप आ जाता है। गैप आ गया, शुगर चेक नहीं करनी, हॉस्पिटल आए हैं, ब्लड शुगर 465। कितने बजे आए हैं? जब हॉस्पिटल बंद होने वाला है। राइट। कहाँ से आए हैं? जी मैं वो पत्तोगी से आगे से चले। एहसान किसके ऊपर है? डॉक्टर के, जो वहाँ बैठे हुए डॉक्टर। अब आपने दवाई लिख दी, स्टोर बंद हो गया, हम तो जी इतनी दूर से आए थे, अलग बढ़ेगा नहीं। अब आप उनका कमेंट सुने ना, हम इतनी दूर से आए थे, अस्पताल में सिर्फ धक्के मिले हैं। अब आप मुझे बताएं ये धक्के या 100 कार जो उनके कमेंट्स हैं ये सही है? ब्लेमिंग गेम। कभी एक दफ़ा उन्होंने बैठ के सोचा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ब्लड शुगर घर में चेक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक्स्ट्रा अपनी वायल्स लेके रखें, और अगर हमारी वायल्स ख़त्म होने वाली है इंसुलिन की तो हम 1-2 दिन पहले जाएं, जी। हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं।
ठीक है ना, हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो आपके काम है। कभी ऐसा भी हुआ कि घर में आपके आयल ख़त्म होने वाला तो आप उस दिन लेने जाएं जिस दिन मेहमान आए, कि मेहमान आए बैठे हैं तो उस वक्त आप आयल लेने भाग रहे हैं। या तो मैंने ये देखा कि लोग मेहमानों की वजह से एक्स्ट्रा घर में कोल्ड ड्रिंक्स भी रख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख लेते हैं, एक्स्ट्रा बिस्किट्स भी लेके रख लेते हैं कि अगर मेहमान आ गए तो उनको देने ना पड़ जाए। ऐसा ही होता है ना, या फिर मेहमानों की खबर हो आने की खबर तो हो पहले बंदा ले आता है। चले हाँ, खबर हो तो सही। ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे अब आप हो सकता है ऐसे ही करती हो, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको अचानक पता चले कि कुछ लोग तो कुछ लोग पहले भी लेके रख लेते हैं, सही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो उसकी वजह क्या है, बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा, यही लोग किसी की शादी पे जाना हो तो उसके ऊपर पैसे खर्चने में कोई आर महसूस नहीं करते। आपके ऑफिस का नैब का सेद आपसे एक दो चीज़ों के लिए पैसे मांगता है कि जी वो फलां जगह पे मैंने जाना है, उकाड़ा के किसी गांव में, किसकी शादी है, मेरे फूफी की बेटे की शादी है, और मैंने उसके ऊपर इतने पैसे लगाने तो मुझे उतने पैसे दे दें। ठीक, लेकिन आज तक कभी किसी ने आपसे इंसुलिन के पैसे नहीं मांगे होंगे। इंसुलिन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, हेल्थ उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। हेल्थ को हमें अपनी प्रायोरिटी में लाना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट को अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। जब वो प्रायोरिटी उसको बनाएंगे, फिर जो बनाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और वो जो हम कहते हैं ना कि जी प्राइवेट पेशेंट जो है उसको अच्छी तरह देखा जाता है और जो सरकारी पेशेंट है वो अच्छी तरह नहीं देखा जाता। क्या सरकार के हॉस्पिटल्स में आने वाला जो पेशेंट्स हैं, क्या वो अपने एक हफ्ते का ब्लड शुगर कंट्रोल लाते हैं करा के? उनमें वही डिसिप्लिन नहीं है, वो नहीं ले आते। वो कहते हैं इधर ही चेक हुई ना 400 SCH, और अब उससे डिसीजन मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो उस वक्त 480 हो बिकॉज उसलिए कि पेशेंट इंसुलिन नहीं लगाई, हो सकता है इसलिए 480 हो बिकॉज अभी पेशेंट दौड़ भाग के अपनी स्ट्रेस में आया है। जी जी। तो इससे बेटर था कि अगर पिछले 3-4 दिन का ये एक वीक का रिकॉर्ड बना के लाता। कई हॉस्पिटल्स इसमें डिसिप्लिन नाफिज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई जगहों पे मजबूरियां हैं, हम इसको नाफिज नहीं कर सकते। हम एट एनी लेवल हम एज ए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो वो बहरहाल फिर वो बातें वही होती हैं कि जी अच्छा मुझे अच्छी तरह देखा नहीं गया वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट एज वेल कि वो अपनी ब्लड शुगर मैनेज रखे और उसको सही रखे। तो ये बात है। इसी तरह जो इन्फेक्शन है, जब पहले दिन इन्फेक्शन हुई है, प्रॉब्लम हुई है, उस दिन आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, आप किसी प्रॉपर सर्जन के पास जाते हैं, तो अगर सर्जरी नहीं ज़रूरत तो वो नहीं करेंगे ना। मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि अच्छा भाई आप सरकारी अस्पताल में गए, अगर आपको सर्जरी ज़रूरत नहीं है तो कोई क्यों करेगा? क्या उसने आपसे पैसे लेने हैं सर्जरी के? पैसे तो सर्जरी के है नहीं हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। जो भी है आपने एंटीबायोटिक लेनी है तो अपने ऊपर ही लगानी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना हो तो एक सरकार में बैठा सर्जन आपको कहे कि जी ठीक है ये सर्जरी कराओ। एक दूसरा, हाँ प्राइवेट में अगर आप गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर साहब ने चूँकि सर्जरी करनी है और उसके पैसे लेने हैं तो कहीं मुझे अननेसेसरी सर्जरी तो नहीं कर रहे, तो आप एक और ओपिनियन ले लें सरकारी हॉस्पिटल से जाके। राइट। तो ये है कि आपकी प्रायोरिटी हो कि आपने प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन से दिखाना है। और फिर अगर वो कहे कुछ नहीं करना, मेडिसिन खाओ, तो ठीक है वो करो। अगर वो कहते हैं कि नहीं सर्जरी ज़रूरी है तो फिर उसको उसके फैसले को माने। हमारे यहाँ पेशेंट्स जो हैं वो फैसला खुद लिख के लाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये अब डॉक्टर अपने नुस्खे में लिख दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। सही सही। तो मेरे साथ कई दफ़ा जब बहस होती है तो मैं पंजाबी भी अच्छी बोल लेता हूँ। जी जी। तो पंजाबी में अम्मा जी कहती हैं कि डॉक्टर पुत्र इंसुलिन नहीं मैं लानी तो मैं पेपर आगे रख देता हूँ कि अम्मा जी तुसी जो लिखो फिर मैं थले साइन कर देवांगा। तो फिर नहीं तो फिर कहती नहीं डॉक्टर तो तुसी हो ना फिर अच्छा, तो मैं क्या आप इतनी दूर से 400 किलोमीटर से मुझे ये बताने आई हैं कि मैं इंसुलिन नहीं लगाना चाहती? ये बात आप फ़ोन पे भी बता सकती नहीं, किसी के थ्रू मैसेज भेज देती कि जी डॉक्टर साहब मैंने इंसुलिन नहीं लगवानी, आप मेरे से इलाज लेने आई हैं। अब मेरी ये स्वाबदीद है, मेरी अक्ल नॉलेज सारा कुछ है, उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट बनती है मैंने वही लिखनी है। एंड डॉक्टर शुड बी वेरी क्लियर। अगेन
एक कंफ्यूज्ड ओपिनियन इज नॉट एन ओपिनियन एट ऑल। मतलब डॉक्टर को भी बिल्कुल, डॉक्टर शुड बी वेरी क्लियर कि ये आप इंसुलिन लगनी है तो फिर लगनी है। he must not be afraid of any he must not be like afraid of any pressure, he must not be afraid of any pressure, he should not take pressure। जितना डॉक्टर फर्म होगा, जितना डॉक्टर क्लियर होगा अपने डिसीजन में, इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन होगी, इतना अच्छा पेशेंट बात मानेगा। उनको नहीं डिसीजन करना चाहिए कि पेशेंट्स आना कम नहीं आएगा या बुरा मान जाएगा या मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपके पेशेंट उस दिन कम होंगे जिस दिन आप कंफ्यूज डिसीजन देंगे। कंफ्यूज डिसीजन देंगे और गलत हो जाएगा ना। फिर आप क्लियर डिसीजन देंगे, आपके पेशेंट बढ़ते जाएंगे। उनको पता होगा कि डॉक्टर साहब ने अपने फायदे की कोबा नहीं की और उन्होंने हमारे फायदे की बात की। वन शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप सिंसियर टू द पेशेंट्स हैं, सिंसियर मशवरा दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पेशेंट ना माने बात। राइट, अल्टीमेटली पेशेंट बात मान लेगा आपकी। राइट। ये मैंने जो शुरू में कुछ बातें की हैं वो पेशेंट्स माइंड ना करें, मैंने वैसे इन जनरल रवैयों की बात की है। ठीक डॉक्टर साहब, अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बातचीत दोबारा करेंगे। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं।
और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बात हमने बड़ी डिटेल से की डायबिटिक फूड के बारे में। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन ही होगा क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। जनरली पाँव की केयर के बारे में कुछ मुफीद मशवरे अगर आप दे सकें हमारे सुनने वालों को तो प्लीज़। डायबिटीज़ की जो पाँव की बीमारी है उससे बचने के लिए जो बात करने लगा मैं, उसमें 2 किस्म की हदायत मैं देना चाहूँगा या मशवरे देना चाहूँगा। एक वो है जो इन जनरल केयर है, जैसे कि डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल में रखें, आपका HbA1c7 और 6.5 से कम हो। दूसरा है कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 या 140/80 एज़ पर गाइडलाइंस आपका नीचे होना चाहिए। तीसरी बात आ जाती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल है, वो आपकी फिजिशियन के साथ डिस्कशन के बाद वो नॉर्मल होनी चाहिए, रेंज के अंदर होनी चाहिए, टारगेट्स मीट होने चाहिए। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्विटिंग स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है और डायबिटीज़ है मिल के हार्ट डिसीज़ को भी बढ़ा देती हैं और आपकी पाँव की बीमारी को भी बढ़ा देती हैं। तो जो स्मोकिंग है, आपकी जो सिगरेट नोशी है, वो एक तरह से आपके लिए जहर है उसको जो आप घोल रहे हैं जिस्म में, और जिसकी वजह से आप अपने जिस्म को जला रहे हैं। आपके पाँव भी उससे मुतासर हो रहे हैं, आपका दिल भी हो रहा है और आपका दिमाग भी हो रहा है। अब जो क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग है, ये आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह नहीं है कि मैंने किसी से कहा कि आप सिगरेट छोड़ दें, तो अगर वो 40 साल से पेशेंट सिगरेट पी रहा है तो ये ऐसे ही है जो मैं किसी से ये कहूँ कि आप आज से जो है वो अपनी फैमिली के किसी फ़र्द को छोड़ दें, या खाना पीना, या अपनी बीवी को छोड़ दें, या खाना पीना छोड़ दें। Exactly. तो ये मतलब इसके लिए हो सकता है कि उस पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। मतलब वो किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकता है, वो किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकता है। बहरहाल एंड ऑफ द डे उसको क्विट करनी है, बिकॉज ये आपकी खून की नालियों को तंग कर रही है। अच्छा, फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, अब बात आ जाती है कि पाँव की स्पेसिफिक आपने ख्याल कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। जी जी। सबसे अहम चीज़ है कि घर में एक मिरर रखें। राइट। ये जो मैग्नीफाइंग मिरर होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, ये रखें आप अपने घर में। उसके साथ अपने पाँव का मुआयना करें अच्छी तरह। और एक उसको इस तरह से बनाया होता है जैसे वो सेल्फी स्टिक टाइप होती है कि पाँव का नीचे से भी वो दिखा देता व्यू। जैसे आपने नीचे लगाया पाँव के, तो नीचे से भी उसकी
डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पाँव के नीचे कोई इन्फेक्शन है या कोई फोड़ा है या जख्म है, अगर आप वैसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, आप डायरेक्ट अगर झुक के नहीं देख सकते तो नीचे से आपको व्यू दे दे। तो अपने पैरों का आप रोज़ाना मुआयना करें ताकि उन पर कोई दाग तो नहीं है, उनके ऊपर सोजन तो नहीं है, उन पर कोई सुर्खी तो नहीं है, या उनके ऊपर खुरदरापन तो नहीं है। राइट, ठीक है, खुरदरापन हो, सुर्खी हो, सोजन हो, दाग हो, आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अपने पाँव को रोज़ाना वॉश करें। ये 9 में जो है ना इसके पॉइंट्स बताने लगा, 9 पॉइंट्स हैं केयर ऑफ द डायबिटीज़ के अंदर। आप अपने रोज़ाना पाँव वॉश करें और उन्हें लोशन की मदद से नरम और मुलायम रखें। कौन से लोशन लगाए जा सकते हैं? सिंपल ये जो वैसलीन है ये भी लगाई जा सकती है, पैराफिन भी लगाई जा सकता है। अपने पाँव जो है वो नीम गर्म पानी से धोएं। आपका जो टेम्परेचर है गर्म पानी का वो 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 37 तक जो टेम्परेचर है उसको उसके साथ धोएं, उन्हें सूखने दें ताकि ख़ास कर उंगलियों के दरमियानी हिस्सों को अच्छी तरह खुश्क कर लें। अगर आपके पैरों की जिल्द ज़्यादा खुश्क है, ड्राई पाँव रहते हैं, तो फिर उन पर लोशन लगाएं। उंगलियों के दरमियान जो है ना लोशन ना लगाएं क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन स्टिक कर जाए। ठीक है, अच्छा, खुश्क करके फिर आप अपनी सॉक्स वगैरह पहने। अच्छा, हर वक्त मोज़े और मुनासिब जूते पहनना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो आदत है लोगों की कि बगैर जूते के चल पड़ेंगे घर में। किसी ने आवाज़ दी, नीचे को बेल बज गई, घर के दरवाजे पे बेल बज गई है, तो हमारे यहाँ आदत है कि जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है वो जूता पहने बगैर बाहर की तो दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में कोई कील भी लग सकती है, लग सकता है, रास्ते में आपको कीड़ा भी काट सकता है, आप एम्बुलेंस भी हो सकते हैं, तो आपको जूता पहन के जाना है। अपने पैरों में जो आपने जूता पहनना है वो आपको फिट होना चाहिए, ना टू लूज़ हो और ना टू मच तंग हो। जितना आप तंग जूता पहनेंगे तो प्रेशर सोर्स बन जाएंगे, अगर आप लूज़ पहनेंगे तो आपका वैसे बैलेंस ख़राब होगा, उसकी वजह से प्रेशर पॉइंट्स चेंज होंगे बॉडी के। अच्छा, जो आपके नाखन है उनको आपने रोज़ाना हर हफ्ते उनको मुआयना करें और हर हफ्ते उनको तराशें। तराशने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको जो है टेढ़ा करके तराशें, आपको स्ट्रेट तराशने हैं, राइट, यूं, ठीक है, कॉर्नर से भी गोल शक्ल में ना तराशे, उनको उंगलियों के कोनों से काटे, ना ही उंगलियों के कोनों से ना काटे, उनको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काटे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है कि ये जो पत्थर होता है जैसे एक घर में रखे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? पत्थर को तो पत्थर ही कहेंगे ना? नहीं, जो पाँव को साफ करने के लिए दफ़ा पत्थर रखा होता है उसको खास नाम होता है, मुझे तो अब याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। अच्छा, रेगमाल कह लें, ये पुमाइस पत्थर इसको कहते हैं। ये ठीक है ना, इस तरह की चीज़ होता है, इसको आप उसको कहते हैं, जावा भी कहते हैं, निकल गया, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जावा पत्थर टाइप कहते हैं जी, जावा इस तरह की कुछ कहते हैं ना। उसमें उसके अलावा एक और चीज़ भी मिलती है बाजार से, वो जो तोरियां होती है ना वो बड़ी हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं जब, तो फिर वो उनकी वो एक नेट सी बन जाती है, जाली सी बन जाती है, वो भी अगर आप यूज़ करें तो वो बड़ा तो गुस्ल के बाद आप उस पत्थर के ज़रिए अपनी एड़ियों को और तलवों को अच्छी तरह साफ़ करें, और उसके ऊपर कोई कैलसिस बन गए हैं या कोई कॉर्न्स बन गए हैं तो उनको सही तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। अच्छा, पाँव में खून की जो रवानी है उसको बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पाँव को ऊँचा रखें, पाँव को ज़्यादा देर एक दूसरे के ऊपर न चढ़ा के बैठ जाए। सही, ये डायबिटीज के लिए बात हो रही है। फिर भी मैंने सुकून से बैठे, वक्तन फ़वक्तन अपनी उंगलियों को और अपने पाँव को हरकत में रखें। ये जो हरकत होती है इसमें बरकत होती है। अच्छा, सिगरेट नोशी के बारे में मैंने दोबारा बात कर देता हूँ कि दौरान खून के मसाइल को ख़राब करती है। अगर आपको अपनी इस सारे मुआयने के दौरान आपको पाँव में कोई ज़ख़म, कोई सूजन, कोई आपको प्रॉब्लम महसूस हो तो बाथरूम सर्जरी ना करें, बाथरूम में छुप के इलाज उसका ना करें, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे ना जाएं। प्लीज़ गो टू योर diabetes specialist, or you go to a surgeon who is expert in dealing with diabetic foods। फिर सबसे अहम ये है कि जब आप डॉक्टर साहब को दिखाने आते हैं, तो मैं वैसे आज ये बात जो करने लगा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मुझे लिख के लगानी चाहिए, लेकिन मैं फिर दोबारा आप जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं ना, तो आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए
कि अच्छी तरह आपका सारे हिस्सों का मुआयना हो सके। अब मैं थोड़ा सा इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, कई लोग जो हैं वो जॉगिंग ट्रैक पे गए, वहाँ पे जॉगिंग की, पसीने सारे चढ़े हुए हैं, अब पे दिखाने आ गए, देयर फुट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड देन। कई लोग उन्होंने पाँव वॉश नहीं किए, सीधे आए, अड्डे से उतरे और सीधे चेक कराने आ गए, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड। होना ये चाहिए कि आप जब जाएं अपने पाँव अच्छी तरह वॉश करके उनके मुनासिब क्रीम लगा के आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएं, ताकि आपका जो फिजिशियन है वो आपके फ़ुट की पल्सेस चेक कर सके, आपकी फ़ुट की सेंसेशन चेक कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट इज़ बाइलेटरल कोऑपरेशन ऑफ द डॉक्टर एंड द पेशेंट, दोनों तरफ से आपके दोनों। अगर आप अपना चीज़ें ख्याल करेंगे तो फिर डॉक्टर भी प्लीज़ होंगे आपको एग्जामिन करने में। और अगर आप आगे से रिजर्व होंगे और आप इस तरह के हिसाब किताब में पैदा जाएंगे करेंगे कि वो फिर आपको मुआयना नहीं, तो आप इंसिस्ट भी करें, रिक्वेस्ट भी करें कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव का ज़रा अच्छी तरह मुआयना कर लें, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में हर बंदा जो है वो रिक्वेस्ट कर लेता है। आपके पास चेन है ना वो अमेरिका में, तो आपको कोई देने नहीं आएगा, आपको रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमें खुद किसी को ख्वाब तो नहीं आने कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद किसी को ख्वाब आ जाए कि डॉक्टर साहब मैं तो थोड़े को आया सी, मेरे फिर पैरों ना तुसी कुछ कर लेंदे ना पहले। तो आपको खुद भी रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे ये फुट एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ कर लें। क्योंकि हर डॉक्टर हो सकता है कि मतलब कुछ जो है बिजी होने की वजह से ना करें, या कुछ जो दूसरे फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो ना करें, कुछ सॉक्स की इश्यूज भी होते हैं। तो आपको सारी तैयारी अपनी उस तरह से करके जानी चाहिए कि डॉक्टर शुड फील गुड टू एग्जामिन द फीट एज वेल। उसमें फिर ये है कि आपका ही फ़ायदा है और वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि अभी हालात अच्छे हैं, खून का बहाव बेहतर है, आपकी सेंसेशन बिल्कुल ठीक हैं, आपके हैमर के सारे फ्लेक्सेस चेक होते हैं वो बहुत अच्छे मतलब ठीक हैं। ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं समझता हूँ इतना ही मेरे पास स्टफ़ था जो मैंने बता दिया है। मज़ीद आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर साहब को इजाज़त देंगे। डॉक्टर आसिफ शेख आपसे बातचीत करेंगे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची से। थोड़ी देर बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़माबाद कराची से डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसी क्या चीज़ें हैं, जनरल मेजर्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है वो होता है वेट लॉस। हमने ये देखा, ज़्यादातर स्टडीज़ जो की गई उसमें ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जितने भी थे उसमें 90% में से या तो ओवरवेट थे या ओबेस थे। तो अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जितनी कैलोरीज बर्न होंगी इतना इंसुलिन, जितना हमारा वेट कम होगा उतनी इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल करता है, हर इंडिविजुअल कुछ स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो जो इंसुलिन को रेजिस्टेंस को कम करती है वो ज़्यादा, जितना ड्यूरेशन एक्सरसाइज का बढ़ेगा, जितनी ग्लाइकोजन हमारे मसल से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का होता है, ग्लाइकोजन जितना बर्न होगी हमारी मसल से इतनी हमारी इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि 120 स्टेप्स पर मिनट डेली वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक। मतलब इसको हम कहते हैं 120 स्टेप्स पर मिनट। लाजिम सी बात है कि फर्स्ट डे पे ऐसे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, मगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेली अगर कोई 80 स्टेप्स पर मिनट फर्स्ट डे पे कर रहा है, एटलीस्ट उसको 120 स्टेप्स पर मिनट उसको करने हैं। तो वो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, जितनी विगोरस एक्सरसाइज होगी, इतनी ग्लाइकोजन ज़्यादा बर्न होगी और इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा कंसर्न ये होता है, काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो खाने से पहले करनी चाहिए या खाने के बाद करनी चाहिए।
इंसुलिन सेंसिटिविटी के हवाले से जब हम बात करें तो उसमें जो हम खाने से पहले जो एक्सरसाइज की जाएगी विगोरस एक्सरसाइज और लॉन्गर ड्यूरेशन की, उसमें जो सेंसिटिविटी खाने के बाद जो उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा रिकमेंडेशंस ये हैं कि हम जो पेशेंट्स को कहते हैं कि वो खाने से पहले एक्सरसाइज की जाए। थर्ड स्टेप जो ज़्यादा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है वो होता है आपका नींद प्रॉपर करना और स्ट्रेस को कम करना। जितना स्ट्रेस और नींद पूरी होगी इतनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डायबिटीज़ नाज़माबाद कराची से। खुदा हाफिज़। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ शेख की आपने बातचीत सुनी और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ नहीं है लेकिन वो ऑफ द कैमरा हो गए। मैं उनसे जी डॉक्टर साहब आप क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ ये डायबिटीज़ के वाले से जो हदायत हैं वो मेरे कमरे में मैंने एक पोस्टर की शक्ल में रखी हुई हैं। जी तो जो लोग उसकी पिक्चर लेना चाहें वो बिला खौफ ख़तर वो ले सकते हैं। ओके मैं सुनने वाले तमाम जितने भी पेशेंट डॉक्टर जावेद को विज़िट करते हैं उनके रूम के अंदर पैरों की हिफाजत के लिए कुछ कीमती मशवरे जो हैं वो अभी स्क्रीन पे आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ पे सामने ही बिल्कुल मौजूद है। तो ये कोई अगर इनकी पिक्चर लेना चाहे या अपने पास सेव करना चाहे तो उस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। आप इसको इसका फ़ोटो शूट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये डॉक्टर साहब की तरफ से एक इजाज़तनामा जो है वो आपको मिला है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।